दोस्तों, फायर सेफ इंडिया बाय एमके मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस फायर अलार्म सिस्टम के बारे में, जो ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम होता है। और जो रेफरेंस मैंने यूज किया है वो IS 2189 2008 का किया है। दोस्तों, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो कि फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम का पीरियोडिक मेंटेनेंस जरूरी क्यों है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें अपने फायर अलार्म सिस्टम को रिलायबल रखना है और ट्रबल फ्री ऑपरेशन में रखना है, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फायर अलार्म सिस्टम है, जो फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम है, उसकी मेंटेनेंस, सुपरविजन, रेगुलर इंस्पेक्शन और शेड्यूल्ड प्रिवेंटिव केयर जो है वो हम टाइमली कंडक्ट करें। और फायर अलार्म सिस्टम को हमेशा ऑपरेशनल कंडीशन में रखने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम पीरियोडिक मेंटेनेंस को प्रायोरिटी दें। और जो पीरियोडिक मेंटेनेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम इंक्लूड करते हैं पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड टेस्ट की, जिसमें हम वेरीफाई करते हैं कि सिस्टम फंक्शनल है कि नहीं है। रिपेयर्स की हम बात करते हैं, अगर कोई इशू एड्रेस होता है तो उसको सिस्टम को कैसे हम रीस्टोर कर सकते हैं, फिर से ऑपरेबल कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट, अगर इंस्पेक्शन के दौरान या टेस्ट के दौरान हमें कोई ऐसा डिवाइस या कंपोनेंट फायर अलार्म सिस्टम का जो हमें डिफेक्टिव लगता है या फिर जिसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो हम उसको रिप्लेस कर पाएं ताकि हमारा सिस्टम फिर से ऑपरेशनल रहे। अब सर्विसिंग और पीरियोडिकल मेंटेनेंस को लेके क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें जो फायर अलार्म सिस्टम से रिलेटेड है, जो इंस्पेक्शन मेंटेनेंस की बात करता है फायर अलार्म सिस्टम की, तो उसमें इंडियन स्टैंडर्ड 2189 2008 है। तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट मेंशन किए हुए हैं जो हमें फुलफिल करना होता है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि ये यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिस्टम को मेंटेन करे थ्रू जो होगा, थ्रू या फिर जो इंस्ट्रक्शंस होगा वो जो मैन्युफैक्चरर ने पास ऑन किए हैं या जो सप्लायर का है या इंस्टॉलर का है, उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम है उसका रूटीन मेंटेनेंस होना चाहिए। साथ साथ टेस्टिंग प्रोसीजर जो उसमें स्पेसिफाइड है इंस्ट्रक्शंस में, उसके अकॉर्डिंग कैरी आउट किए जाने चाहिए। रेगुलर और रिलायबल सर्विस और मेंटेनेंस जो है वो किसके थ्रू हो सकता है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के थ्रू, जिसमें हम कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो कोई एजेंसी है जो जिसको हम AMC या CMC प्रोवाइड करते हैं, उनके थ्रू हम मेंटेनेंस एंड रिपेयर करवा सकते हैं। दूसरा है इन हाउस एक्सपर्टीज, इन हाउस टीम के थ्रू भी हम ये सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस का काम करवा सकते हैं। और लेकिन ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो ट्रेंड हो, साथ साथ क्वालिफाइड हो, बेसिक सर्विसिंग, मेंटेनेंस और सेंसिटिविटी चेक करने में जो फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम का है। इंस्टीट्यूशनल ऑक्यूपेंसी लाइक हॉस्पिटल में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये काफी क्रिटिकल फैसिलिटी माना जाता है। इसके साथ साथ होटल्स एंड होम्स भी हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हमें एक तो सबसे पहले इंजीनियर्स ऑन कॉल वाली सर्विस होनी चाहिए। हमारे जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है जिसको भी हमने दिया हुआ है अपने फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम का। साथ साथ दूसरा ये एक गाइडलाइंस है कि विद इन 24 आवर्स में कोई भी कॉल अगर हमने रेज किया है रिगार्डिंग एनी फॉल्ट और एनी ब्रेक डाउन रिलेटेड टू फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, तो विद इन 24 आवर्स में ये एड्रेस हो जाना चाहिए। अगर सर्विसिंग अरेंजमेंट की हम बात करते हैं तो हम इमिडिएटली आफ्टर इंस्टॉलेशन होता है, उसके बाद जैसे ही प्रीमिसेस ऑक्युपाइड रहे या ना रहे, फिर भी हमें अपना जो फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम है उसकी सर्विसिंग टाइमली करवानी है। साथ साथ आप देखेंगे कि कहीं पे अगर डैम्पनेस वाला एरिया है और अदर डैमेज वाला एरिया है, तो ऐसे एरिया के लिए हमें स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, प्रोटेक्ट करने पड़ते हैं ऐसे ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड एरिया जहाँ पे कि ये सारे इश्यूज हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और जो बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट है, जब ऐसा देखा जाता है कि जब कभी भी हम सर्विस या मेंटेनेंस करते हैं या टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उस समय काफ़ी फ्रीक्वेंट हम अलार्म देते हैं या फिर सिस्टम ऑपरेट करते हैं, तो उससे हमारे ऑक्यूपेंट्स को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए।
और हम उनको प्रायर इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं ताकि वो पैनिक ना हो। और एक बार जब आपका सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस का काम कंप्लीट होता है तो मेक श्योर कि आपके जो सिस्टम है वो रीइंस्टेटेड हो चुके हैं और जो इंटेंडेड उनका ऑपरेशन है उस पोजीशन में उसको मेंटेन किया जा रहा है। जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि डेली इंस्पेक्शन, वीकली टेस्टिंग, क्वार्टरली इंस्पेक्शन एंड टेस्ट है, साथ साथ एनुअल इंस्पेक्शन और टेस्ट के बारे में बात की गई है। तो अब हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि डेली इंस्पेक्शन में क्या क्या इंक्लूड होगा। रेस्ट जो है वीकली, क्वार्टरली और एनुअल, इनकी भी बात करेंगे हम। तो डेली इंस्पेक्शन में जब हम देखते हैं तो डेली चेक में क्या क्या चीजें हमें इंश्योर करना है। हमें ये इंश्योर करना है कि पैनल इंडिकेट कर रहा है कि वो नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल ऑपरेशन में है। अगर कोई फॉल्ट या ट्रबल उसमें दिखा रहा है तो हमें अपने लॉगबुक में उसको रिकॉर्ड करना है। और साथ साथ ये भी देखना है, जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमें ये भी पता चल जाना चाहिए कि प्रीवियस डे अगर कोई फॉल्ट है तो क्या वो अटेंड हुआ है, क्या वो रेक्टिफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। तो एक तरह से विजुअल चेक है और रिकॉर्ड कीपिंग है जिसमें हमें पैनल के स्टेटस के बारे में हम इंश्योर करते हैं। अगर कोई फॉल्ट है तो उसका फॉलो अप लेते हैं। वीकली टेस्टिंग में सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो एटलीस्ट वन डिवाइस जो है हमें ट्रिगर करना पड़ता है पर जोन, या फिर अगर एंड ऑफ लाइन स्विच अगर है तो उसके थ्रू हम टेस्ट करते हैं। एक मतलब सिंगल जोन में एक डिवाइस एटलीस्ट ट्रिगर करना रहता है और उसके बाद हम ये इंश्योर करते हैं कि अलार्म साउंड हो रहा है और जो वार्निंग डिवाइसेस हैं वो सारे काम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो अगर कोई अनमॉनिटर्ड वायरिंग है जिसमें ओपन फॉल्ट या फिर केबल अगर ब्रेक है तो उसका उसका फॉल्ट जल्दी डिटेक्ट नहीं होता है, तो इस केस में ऐसे पैनल फायर अलार्म सिस्टम अगर हैं आपके यहाँ तो उसमें जितने भी जोन है अनमॉनिटर्ड जोन उसमें वीकली टेस्टिंग करना है और मेक श्योर कि आप मल्टीपल अलार्म ट्रिगर नहीं कर रहे हैं। जो मॉनिटर्ड वायरिंग वाले फायर अलार्म सिस्टम है उसमें अप टू 13 जोन में हम एक जोन को हर एक वीक टेस्ट करते हैं सो दैट 13 वीक में रिपीट हो जाए। अगर 13 जोन से ज़्यादा का पैनल है तो उस केस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल जोन्स हम टेस्ट करते हैं सो दैट विद इन 13 वीक्स जो है हमारा वो वन साइकिल कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट 14th वीक से हम फिर अनदर साइकिल जो है वो स्टार्ट करें। जब हम टेस्टिंग कैरी आउट करते हैं तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम सेम डिवाइस बार बार ऑपरेट ना कर रहे हों। अगर इस वीक में हमने एक डिवाइस कोई किसी लूप या जोन का एक्टिवेट किया है तो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब इस लूप या जोन का टर्न आए तो उस समय हम दूसरा डिवाइस एक्टिवेट करें ताकि मैक्सिमम डिवाइस टेस्टिंग कैरी आउट किया जा सके और हर एक साइकिल में हम अलग अलग डिटेक्टर या डिवाइस टेस्ट करें। अगर आपने कोई सिस्टम को डिस्कनेक्ट किया है उसके बाद जब आपका टेस्टिंग ख़त्म हो जाता है तो सब सारे सिस्टम को कनेक्ट करके रीटेस्ट करके ये इंश्योर करना कि हमारे सारे सिस्टम हेल्दी हो चुके हैं जैसे नॉर्मल ऑपरेशन में होता है। तो इसको इंश्योर करने के लिए रीटेस्ट कैरी आउट करना चाहिए। बैटरी चेक में आप देखेंगे कि विजुअली चेक और बैटरी कनेक्शन जो है इसकी चेकिंग की जाती है और साथ साथ अगर कोई डिफेक्ट या फिर लो बैटरी में अगर वाटर का लेवल लो है, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल लो है तो उसको रिकॉर्ड करके इमीडिएट उस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और वीकली टेस्टिंग में जो भी आपको डिफेक्ट आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेक श्योर कि जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनको आप इन्फॉर्म करें और जो भी करेक्टिव एक्शन है वो लिया जाए। करते हैं क्वार्टरली इंस्पेक्शन एंड टेस्ट की। तो क्वार्टरली इंस्पेक्शन एंड टेस्ट में सबसे पहले हम लॉगबुक को रिव्यू करते हैं। अगर प्रीवियस टेस्ट का कोई हमने उसमें फॉल्ट या ट्रबल लॉक किया था तो क्या उस पे नेसेसरी एक्शन हुआ है कि नहीं। बैटरी को एग्जामिन करते हैं कि बैटरी की कंडीशन कैसी है और वो यूज में है कि नहीं, गुड कंडीशन में है कि नहीं। सेकेंडरी बैटरी चेक भी हम कैरी आउट करते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट का लेवल, स्पेसिफिक ग्रेविटी और अगर कोई इशू हो तो उसको हम एड्रेस करते हैं। और
मेक श्योर करते हैं कि कोई कॉन्टामिनेशन नहीं है एसिड एंड अल्कलाइन सेल के बीच में। प्राइमरी बैटरी टेस्ट करते हैं, प्राइमरी बैटरी और रिजर्व फॉर कंटिन्यूड रिलायबिलिटी हम चेकिंग कैरी आउट करते हैं। अलार्म फंक्शन टेस्ट, हर एक जोन में एक डिवाइस हम अलार्म ट्रिगर करते हैं उसमें, और ये इंश्योर करते हैं कि साउंडर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं। रिमोट लिंक्स एंसिलरी फंक्शंस जो पैनल पे है वो सारे काम कर रहे हैं। सिमुलेट फॉल्ट कंडीशन और मॉइस्चर और डिटोरिएशन अगर कोई है तो उसकी इंस्पेक्शन करते हैं और उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ ट्रिगर डिवाइस, जो भी डिवाइस हमारे यहाँ है उसकी उसकी हम एक फिजिकल चेकिंग करते हैं और उसमें देखते हैं कि कोई भी डिटेक्टर अपने लोकेशन पे किसी भी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है, और उसके अराउंड जो है वो 750 mm रेडियस का क्लियरेंस मेंटेन है। कोई भी मैनुअल कॉल पॉइंट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, अनऑब्स्ट्रक्टेड हो। अगर कोई डिफेक्ट रिपोर्ट होता है क्वार्टरली इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के दौरान तो आप उसको लॉग बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और ये इंश्योर करना है कि वो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको रिपोर्ट कर दी गई है और उस पर करेक्टिव एक्शन लिया जा चुका है। एनुअल इंस्पेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो चीजें कवर करते हैं, एक तो जो क्वार्टरली टेस्ट के दौरान, क्वार्टरली इंस्पेक्शन टेस्ट के दौरान जो जो पॉइंट हमने कंसीडर किए थे वो सब इसमें कंसीडर होंगे। इसके अलावा डिटेक्टर की ऑपरेशन हम टेस्ट करते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी हम 5 ईयर कोशिश करते हैं कि 5 ईयर से अचीव हो जाए। तो ईच ईयर हम 20% डिटेक्टर्स जो है उसको एनुअली कवर करते हैं ताकि 5 ईयर्स में 100% डिटेक्टर्स जो है उसका टेस्ट हो पाए। डिटेक्टर की फंक्शनलिटी भी हम चेक करते हैं। हर एक डिटेक्टर को हर एक डिटेक्टर को हमें टेस्ट करना चाहिए एनुअली ऑपरेशन में, और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो टेस्ट मेथड है उसी के थ्रू हम चेक कर रहे हैं। जैसा स्मोक डिटेक्टर अगर है तो उसको हम एरोसोल बेस्ड एक स्प्रे सिस्टम होता है उसके थ्रू करते हैं। अगर कोई नॉन डिसेटेबल डिटेक्टर है तो उसके लिए अगर कोई गाइडलाइंस है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं तो उसको टेस्ट हम नहीं करेंगे। जो भी हीट एंड स्मोक डिटेक्टर के टेस्टिंग का प्रॉपर गाइडलाइंस, स्पेसिफिक गाइडलाइंस आपके पास होता है, चाहे वो ओईएम के थ्रू हो या फिर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो भी आप करते हैं उसी को फॉलो करते हुए डिटेक्टर्स की फंक्शनलिटी हमें चेक करनी है। विजुअल इंस्पेक्शन हमें करनी है, जो केबल फिटिंग्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे सिक्योर है कि नहीं, कोई डैमेज तो नहीं है और प्रॉपरली प्रोटेक्टेड हो। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, हम इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को टेस्ट करना चाहिए एज पर एनुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। ये टेस्ट जो है एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर्स होना चाहिए, और ये एनुअल इंस्पेक्शन के दौरान हम इसको कवर करते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड आपको कोई डिफेक्ट या ऑब्जर्वेशन आपका आता है तो उसको रिकॉर्ड करना है अपना लॉग बुक में और उस पर इमीडिएट करेक्टिव एक्शन लेना है। एनुअल इंस्पेक्शन में आपके जो भी डिफेक्ट या फिर ऑब्जर्वेशन है उसको आप फॉलो अप में भी रखेंगे। एक बार जैसे ही उस पे काम हो गया है, करेक्टिव एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो आपको ये रजिस्टर में जो लॉग बुक है आपका उसमें मेंटेन भी करना चाहिए। जब हम क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं तो जितने भी डिटेक्टर्स हैं वो सबको पीरियोडिकली हमें क्लीन करना चाहिए ताकि उसमें डस्ट और डर्ट एक्यूमुलेट ना हो। क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी जो है ये मेनली डिपेंड करता है एम्बिएंट कंडीशन पे, बट ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि इस IS 2189 के अकॉर्डिंग कि ये सारे डिटेक्टर्स जो हैं इन एवरी 3 मंथ कंप्लीट होने चाहिए, इनकी फ्रीक्वेंसी, क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी कवर होनी चाहिए। मतलब हर एक 3 महीने में हमें हर एक डिटेक्टर को टेस्ट करना है इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जब भी हम क्लीनिंग या मेंटेनेंस करते हैं तो हम मैन्युफैक्चरर की जो गाइडलाइंस है और इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए, चाहे वो क्लीनिंग, चेकिंग, ऑपरेशन या सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट की बात हो। वैक्यूमिंग के थ्रू हम उसमें डस्ट और जो इंसेक्ट होते हैं उसको क्लीन करते हैं, और अगर कोई ऐसे एरिया में है जहाँ पे ग्रीस डिपॉजिट होता है जैसे किचन या फिर और कोई एरिया हो तो ऐसे ऐसे ग्रीजी टाइप ऑफ डिटेक्टर को हमें पार्शली डिसअसेंबल भी करना पड़ता है ताकि हम अगर उसका कवर जैसे चेंज करना है तो हम उसको चेंज कर पाएं।
कोई अगर डिटेक्टर में कंटेमिनेशन है तो उसमें वॉशिंग भी सजेस्टेड किया गया है। तो वॉशिंग के लिए भी आपको जो मैन्युफैक्चरर का गाइडलाइंस है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसी को फॉलो करना है। ऐसा ना हो कि आप डिटेक्टर को फॉल्टी कर दें। हमें सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भी इस गाइडलाइंस में सजेस्ट किया गया है। जो आपके मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस है, आपको उसको फॉलो करना है क्लीनिंग के बाद सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में। स्पेयर की अगर हम बात करते हैं तो स्पेयर में इस स्टैंडर्ड में कुछ ऐसा खास दिया नहीं गया है। आपको कवर्स फोन, मैनुअल कॉल पॉइंट रखने हैं, फ्यूजेस रखने हैं। अगर और कोई इसेंशियल स्पेयर पार्ट्स आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, बेस्ड ऑन जिस तरह के इंस्टॉलेशन आपके पास हैं, जिस भी टाइप के आप फायर अलार्म सिस्टम, फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अपना स्पेयर मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल फायर सेफ इंडिया बाय एमके को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त और कम्युनिटी में शेयर कीजिए। थैंक यू।